हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नसीमा खातून और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल लर्विन नसीमा पर। आज मैं लेके आई हूं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में पहले करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट 1 इसका देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, उसका पार्ट 2 है। तो हम अपनी वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अब टॉपिक है, मैं तुम्हें पिछली उसमें करा चुकी थी कि रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है। रजवाड़े क्या होते हैं बच्चों? रजवाड़े वो ऐसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पर क्या हो, राजाओं का शासन होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने का ऐलान किया। ठीक है, मैंने तुम लोग को बताया था कि अंग्रेजों ने क्या करा था, ये कहा था फूट डालने के लिए कि जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि जो रजवाड़े हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। अगर रजवाड़े आजाद हो जाते तो क्या हो जाता, भारत टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता, बट जाता। ठीक है, तो उन्होंने ये चाल चली थी। तो उनकी ये बात सुनकर जो त्रावणकोर का राजा था उसने क्या कर दिया कि भाई हम क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। उसने ये ऐलान कर दिया। उसके बाद से उसके पीछे पीछे हैदराबाद के निजाम ने भी ये घोषणा कर दी। ठीक है, तो पहले किसने करी? त्रावणकोर के राजा ने करी। उसके बाद से किसने करी? हैदराबाद के निजाम ने घोषणा कर दी। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर सभी रियासतें भारत से अलग हो जाती तो भारत कई टुकड़ों में बट जाता। अगर आप लोग खुद सोचो कि 565 रियासतें थी, 565 रजवाड़े थे, अगर 565 रजवाड़े खुद को आजाद कर लेते तो क्या होता कि भारत कई टुकड़ों में बट जाता। ठीक है, उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने समझदारी दिखाकर अपनी सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। तो फिर जब हम लोग को ये लगा कि भारत क्या हो जाएगा, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, अगर सारे रजवाड़े होकर आजाद हो जाएंगे तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा, अपनी समझदारी दिखाते हुए अपनी सूझबूझ से जितने भी रजवाड़े थे उनको भारतीय संघ में शामिल करने के लिए क्या कर लिया, राजी कर लिया। ठीक है, उसके बाद से उन्होंने विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करवा लिए। जितने भी रजवाड़े थे उनसे किस पर हस्ताक्षर करवा लिए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। ठीक है, आप लोग समझो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि विलय पत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो विलय पत्र को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? और रजवाड़ों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हीं की हम भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करना अपने एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए रजवाड़ों का विलय करवा लिया। ठीक है, क्या करवा लिया उन्होंने? रजवाड़ों का विलय। कहाँ पर? भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद से रजवाड़ों का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा लिया। अब कुछ रजवाड़े ऐसे भी थे बेटा जिनको मिलाने में, भारतीय संघ में मिलाने में बहुत ज्यादा क्या होती, कठिनाइयां आ रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, लेकिन 4 रियासतों के विलय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, 4 ऐसे रजवाड़े थे, ऐसी रियासतें थी जिनको कि भारतीय संघ में शामिल करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आई, बहुत सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा। ठीक है, तो पहला कौन सा था? पहला था जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा था? हैदराबाद। तीसरा मणिपुर। चौथा जूनागढ़। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि कौन से रजवाड़ों के विलय में समस्या आई थी। तो वो 4 रजवाड़े थे, पहला कश्मीर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा मणिपुर, चौथा जूनागढ़। ठीक है, तो इसमें हम कश्मीर के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कश्मीर के बारे में पूरा आगे चैप्टर में आप लोग को दिया हुआ है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हैदराबाद का विलय और मणिपुर का विलय। ठीक है, तो हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम चलते हैं अपने नागद का विलय इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो समझें इसको अच्छे से ताकि आप लोग के एग्जाम में आए तो आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हैदराबाद के शासक ने भारतीय सरकार से सितंबर 1947 में यथास्थिति बहाल रखने के लिए कहा। ठीक है, क्या कहा निजाम ने? निजाम ने भारतीय सरकार से कहा कि हमें 1 साल का मौका दे दो,
हमें 1 साल के लिए ऐसे छोड़ दो, उसके बाद से हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें भारतीय संघ में शामिल होना है या नहीं होना, ठीक है। और उसकी बात भारतीय सरकार ने मान ली, ठीक है, हम तुम्हें 1 साल का टाइम देते हैं। यथास्थिति बहाल रखने का मतलब क्या होता है? यथास्थिति बहाल रखने का मतलब ये होता है कि जैसी स्थिति है वैसी स्थिति छोड़ दो। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो भारत सरकार ने निजाम की बात मान ली और यथास्थिति बहाल रखने के लिए उसको मौका दे दिया। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैदराबाद के लोगों ने निजाम के खिलाफ आंदोलन कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। किसने? हैदराबाद के लोगों ने। किसके खिलाफ? निजाम के खिलाफ, ठीक है। क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों वो उसके शासन से क्या थे? बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों किया? क्योंकि वो उसके शासन से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस आंदोलन में महिला, किसान, मजदूरों ने भाग लिया, ठीक है। जो ये आंदोलन छेड़ा था निजाम के खिलाफ, उसमें क्या हुआ? किसने किसने भाग लिया था? महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, इन लोगों ने उसमें भाग लिया, ठीक है। उसके बाद से इसकी जवाबी कार्रवाई में उसने क्या किया? निजाम ने सुनो कि निजाम ने आंदोलन को रोकने के लिए अपने अर्धसैनिक बल यानी कि रजाकार को भेजा, ठीक है। किसको भेजा? रजाकार को भेजा। यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि निजाम के अर्धसैनिक बल को क्या कहा जाता था? तो रजाकार कहा जाता था, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम साथ में एक मार्क्स के क्वेश्चन करते जा रहे हैं ताकि आप लोग को कोई भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। राजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे, ठीक है। राजाकार कैसे थे? सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। जो राजाकार उसने भेजे थे आंदोलन को रोकने के लिए, वो कैसे थे? सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, राजाकारों ने लूटमार व हत्या की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ठीक है। जब राजाकार ने क्या करा? वहां पर जाके लूटमार मचा दी और हत्या, बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं का बलात्कार कर दिया और मतलब बहुत सारी चीजें उनके साथ दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1948 के सितंबर में भारत ने अपनी सेना भेजी व इसके बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब ये सारी स्थिति के बारे में भारतीय सरकार को पता चला तो भारतीय सरकार ने क्या करी? अपनी सेना कहाँ पर भेजी? हैदराबाद में। हैदराबाद में भेजी। वहां पर भेजने के बाद वो छोटा मोटा वहां पर थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह हुई हैदराबाद के शासक के सैनिकों से। उसके बाद से क्या हुआ कि जो निजाम था, निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का क्या हो गया? भारत में विलय हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था? हमारा हैदराबाद का विलय था। एक बार मैं आप लोग को रिपीट करा देती हूँ कि हैदराबाद के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसने भारतीय सरकार से यथास्थिति बहाल रखने के लिए 1 वर्ष का टाइम मांगा। भारतीय सरकार ने उसको टाइम दे भी दिया, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या करा? शासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें महिला, मजदूर और किसान वगैरह उसमें शामिल थे। अब इस आंदोलन को रोकने के लिए निजाम ने क्या करा? अपने अर्धसैनिक बल रजाकार को भेजा। रजाकार क्या था? अव्वल दर्जे का सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। उन लोगों ने क्या करा? वहां जाकर लूटमार मचाई, हत्या कर दी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि इस आंदोलन में महिला भी शामिल थी, ठीक है। उसके बाद से जब ये सारी स्थिति भारतीय सरकार को पता चली तो भारत सरकार ने क्या करा? भारत सरकार ने अ, अपनी सेना वहां पर भेजी और निजाम को क्या करवाया? आत्मसमर्पण करवा दिया, ठीक है। निजाम ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद का विलय भारत के अंदर हो गया। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर का विलय, ठीक है। क्या है? मैंने तुम लोग को बताया था कि इस चैप्टर में हम 2 ही विलय पढ़ेंगे, एक हैदराबाद का विलय, दूसरा मणिपुर का विलय। यही क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर में। तो हमारा टॉपिक है मणिपुर का विलय। मणिपुर का विलय किस प्रकार से हुआ भारत के अंदर, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट हो जाता है कि आजादी से कुछ दिन पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि मणिपुर के राजा का नाम क्या था? तो बोधचंद्र सिंह, ठीक है। उन्होंने क्या करा था? भारत सरकार के साथ मिलकर क्या करा था? विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कब? आजादी से पहले। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इसके बदले उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। जो उनकी आंतरिक स्वायत्ता वो क्या रहेगी? बरकरार रहेगी। आंतरिक स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्रता होती है, ठीक है, वो क्या रहेगी? बरकरार रहेगी। मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। किसने कहा था? भारतीय सरकार ने कहा था। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट
पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जनता के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव कराया, वह मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, 1948 के जून महीने में यहाँ पर क्या कराए गए, चुनाव कराए गए, और चुनाव कराने के का परिणाम क्या आया कि वहां पर संवैधानिक राजतंत्र आ गया। ठीक है, अब संवैधानिक राजतंत्र वहां पर आ गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए। ठीक है, तो क्या था हमारा जो मणिपुर था, एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कहाँ पर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए, तो आप लोग को बोलना है कि मणिपुर में सबसे पहले क्या हुए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए। कहाँ पर हुए, मणिपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र आ गया था 1948 में, यहाँ पर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुए थे, और उसके द्वारा क्या हुआ कि 1948 में संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर आ गया। अब संवैधानिक राजतंत्र आ गया, वो तो हम भारत के लिए तो खतरा था ना, क्योंकि अगर मणिपुर अलग हो जाता तो एक हिस्सा भारत का टूट जाता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमारी भारतीय सरकार ने क्या करा कि विधानसभा के बिना परामर्श लिए, बिना पूछे ताछे उन्होंने क्या करा, महाराजा से क्या करा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, अब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, और इस प्रकार से क्या हुआ, मणिपुर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया, यानी कि भारत में शामिल हो गया मणिपुर। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इस कदम के कारण आज भी वहां के लोगों में क्रोध व नाराजगी दिखाई देती है। जो ये भारतीय सरकार ने कदम उठाया था ना कि बिना वहां की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए महाराजा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, इसकी वजह से वहां के लोगों में आज भी नाराजगी और क्रोध वगैरह दिखाई देता है, मतलब कि आज भी वो इस चीज को लेकर थोड़ा गुस्से में रहते हैं हम लोगों से। ठीक है, समझ में आया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे मणिपुर का विलय भारतीय संघ में हो गया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या है कि राज्यों का दोबारा से गठन करना मतलब कि बनाना। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं कि प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करना था जिससे कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। समझ में आ रहा है आप लोग को कि अब राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें हम राज्य पुनर्गठन पढ़ेंगे, सॉरी राज्य पुनर्गठन में इसमें अब ये बात थी। अब देखो क्या हुआ कि ये सारे भाई जितने भी रजवाड़े थे भारतीय संघ में विलय हो गए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से सबका विलय करा दिया। अब आया कि भारत के अंदर जो राज्य है उनका गठन कैसे किया जाए, उनका पुनर्गठन कैसे किया जाए, उनको सीमा को कैसे तय किया जाए। ठीक है, तो उनकी सीमा को तय करने के लिए ये सोचा गया कि हमें ऐसे सीमा तय करनी है जिससे कि क्या हो, भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही हमारी राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो, यानी कि हमारी राष्ट्रीय एकता पर भी कोई आंच ना आए। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तय की गई सीमाओं को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। ठीक है, इससे पहले भारत जब आजाद हुआ था उससे पहले ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी, तो इन्होंने क्या करा था, जो जो हिस्सा जीतते जाते थे उसको एक नया नाम देते जाते थे और उसको एक अलग सीमा मतलब उसको दे देते थे। ठीक है, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उसको क्या फर्जी मानकर इन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि ये जो सीमा बनी हुई है ये सीमा क्या है, गलत है। अब भारत आजाद हुआ है तो भारत में क्या होगी, अब नए राज्य सीमा होंगी। ठीक है, सीमाओं का दोबारा से निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किसके आधार पर किया गया राज्य का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात ना बेटा आजादी के बाद नहीं, आजादी से पहले ही हो चुकी थी। कब हुई थी, 1920 में। 1920 के 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, नागपुर अधिवेशन कब हुआ, 1920 में। अब नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, जिसमें कि कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ये वादा किया था कि जब भारत आजाद हो जाएगा तो राज्य कैसे बनेंगे, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वादा किया। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आजादी के बाद स्थिति बदल गई और यह प्रतीत होने लगा अगर भाषा के आधार पर
राज्य बने तो देश टूट सकता है व अव्यवस्था फैल सकती है। अब क्या बात की गई, क्या अगर हम मतलब कि भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारा देश टूट जाए और अव्यवस्था फैल जाए। अव्यवस्था मतलब कि सब जो व्यवस्था है वो तहस नहस हो जाए, ठीक है, अव्यवस्थित हो जाए, ठीक है। तो ये सोचा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उन लोगों ने सोचा कि अगर हम भाषा के आधार पर देश बनाते हैं तो क्या, राज्य बनाते हैं तो क्या होगा, हमारा देश टूट जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इसीलिए केंद्र सरकार ने इस फैसले को स्थगित कर दिया। जो 1920 में फैसला लिया गया था नागपुर अधिवेशन में कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे, उसको क्या करा कि केंद्र सरकार जो थी उसने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। स्थगित मतलब कि क्या होता है, स्थगित का मतलब होता है कि टाल देना, ठीक है, स्थगित कर दिया। अब क्या हुआ कि स्थगित करने के बाद बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह पर विरोध वगैरह होने लगे, ठीक है। तो पुराने मद्रास के लोग यानी कि तेलुगु भाषी में विरोध हुआ, ठीक है। जो पुराने मद्रास के जो लोग थे तेलुगु भाषी, वो लोग क्या करने लगे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर क्या बनना चाहिए, राज्य बनना चाहिए। किसने कहा था, तेलुगु भाषी लोगों ने। कहा के, मद्रास के, पुराने मद्रास के, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके परिणाम स्वरूप तेलुगु भाषी लोगों ने अपने लिए एक नया राज्य आंध्र प्रदेश की मांग की, ठीक है। किसकी मांग की उन्होंने बच्चों, आंध्र प्रदेश की मांग की। किसकी मांग की थी, आंध्र प्रदेश की। किसने, तेलुगु भाषी लोगों ने। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब क्या हुआ कि कुछ कांग्रेस के दिग्गज नेता थे गांधीवादी और पोट्टी श्रीरामुलु, ये क्या, कहाँ बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। और तेलुगु भाषी लोगों ने क्या कहा कि हमें भाषा के आधार पर क्या बना के दे दो, आंध्र प्रदेश बना के दे दो तेलुगु भाषी लोगों के लिए। इसके लिए जो एक हमारे महान नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, वो किस पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब 56 दिन तक भूख हड़ताल करी उन्होंने, मतलब कि वो बैठ रहे सरकार को लग रहा था कि अरे कुछ दिन बैठेंगे उठ जाएंगे, कोई भूखा नहीं रह सकता। लेकिन उन्होंने जो प्रण लिया था उन्होंने उसको निभाया और वो 56 दिन तक भूखे रहे। और आखिर में उनकी क्या हो गई, 56 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसकी, पोट्टी श्री रामुलु की, ठीक है। देखिए उसमें क्वेश्चन आता है भूख हड़ताल पर कौन बैठा था, तो पोट्टी श्री रामुलु बैठे थे। कितने दिन के बैठे थे, 56 दिन के बैठे थे, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इसके कारण जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई, लाखों लोग घायल हुए और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। जब पोट्टी श्रीरामुलु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पूरे देश में क्या हुआ, एकदम खलबली मच गई। जगह जगह पर क्या होने लगी, हिंसक घटनाएं होने लगी। और हिंसक घटनाएं होंगी, उसमें पुलिस ने फायरिंग वगैरह करी, जिसमें कि क्या हो, लाखों लोग घायल हो गए। और जो विधायक वगैरह थे उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद से अब उसके आगे की कहानी सुनो। उसके बाद क्या हुआ कि फिर लास्ट में जाकर आखिरकार दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनने की घोषणा की। सरकार ने क्या करा, एंड में दिसंबर 1952 में यह घोषणा की कि पहला भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बनेगा, आंध्र प्रदेश बनेगा, ठीक है। किन लोगों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए। तो एक मार्क का क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए कि 1952 में कौन सा राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश बना। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, राज्य के पुनर्गठन आयोग, ठीक है। क्या, राज्य के पुनर्गठन आयोग। इसका जो हमारा पहला पॉइंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। अब 52 में जब ये राज्य पहला बन गया आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद से 53 में हमने क्या बना लिया, राज्य पुनर्गठन आयोग भी बना लिया, ठीक है। उसके बाद से इस आयोग का काम राज्यों का सीमांकन करना था। अब राज्य, एक मार्क्स में आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या है, तो राज्यों का सीमांकन करना, ठीक है, ये उसका काम है, ठीक है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि इसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा,
या होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो भी राज्य बनेंगे, राज्यों की जो सीमाओं का निर्धारण होगा वो किस आधार पर होगा, वहां पर बोले जाने वाली भाषा के आधार पर। किस आधार पर, वहां पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर क्या होगा, राज्यों का पुनर्गठन होगा, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कब पास हुआ, 1956 में पास हुआ। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, 1956 में। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, जब ये अधिनियम पास हुआ 1956 में, तो कितने राज्य बने भारत में, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कितने राज्य हैं, अब 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब कितने राज्य हैं, 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे और राज्य थे, अब कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया। ठीक है, अधिनियम भी पास हो गया 56 में। अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे होगा। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन मतलब कि राज्य दोबारा दोबारा कैसे बने, तो यहाँ मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें तो बहुत सारे। ठीक है, तो 1960 में मुंबई को 2 राज्य महाराष्ट्र व गुजरात में बांटा गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र व गुजरात कब बने, 1960 में। ठीक है, कहाँ किससे बने, मुंबई बम्बई से। ठीक है, किससे बने, बम्बई से क्या बन गए, महाराष्ट्र व गुजरात। उसके बाद से 1966 में पंजाब को 3 राज्य, पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ठीक है, पंजाब को 3 राज्यों में बांट दिया गया। किस किस में, एक तो पंजाब, पंजाबी भाषी लोगों के लिए। उसके बाद से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद से हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि 1972 में असम से अलग करके मेघालय बनाया गया। क्या बनाया गया, मेघालय बनाया गया। इसी साल फिर मणिपुर और त्रिपुरा भी बने। ठीक है, तो 1972 में कौन कौन से बने, मेघालय बना, मणिपुर और त्रिपुरा भी बने। किससे अलग होकर, असम से अलग होकर। फिर उसमें 1963 में नागालैंड बना। ठीक है, नागालैंड कब बना बच्चों, 1963 में बना। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1987 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश बने। ठीक है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बने, 1987 में। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट है कि 2000 में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ व झारखंड बने। तो 2000 में कौन कौन से राज्य बने, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, उसके बाद से लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नया राज्य बना। ठीक है, तेलंगाना भी क्या बन गया, एक नया राज्य बन गया। कब, 2 जून 2014 को। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर हमारी वीडियो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्न विद नसीमा।